आज कक्षा 10वीं का माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रश्न पत्र मार्गदर्शन करने वाला हूं मैं। मेरा नाम विकास झंडे, कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला से। विषय है विज्ञान भाग 1। तो हम प्रश्न पत्रिका में 40 मार्क्स की विज्ञान की प्रश्न पत्रिका रहेगी। उसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट उसके बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट में बी ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 से 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके 5 गुण हमें इस आसान से मिल जाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे। तो देखो, इसमें से हमें पहला पाठ है गुरुत्वाकर्षण। पहला पाठ है गुरुत्वाकर्षण। अभी देखो, क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हमें पहला प्रश्न में 5 के 5 मार्क्स मिलना बहुत ईजी है। उसके फर्स्ट बी क्वेश्चन में हमें दिए जाते हैं क्वेश्चन, उसके साथ में ऑप्शन दिए जाते हैं 4 और 4 ऑप्शन के साथ में एक ऑप्शन गिन के हमें क्या करना है, पुनः लिखना है। जैसे क्वेश्चन पहले पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन दिया है? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर कथन को पुनः लिखो। मतलब दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें अंदर ऑप्शन दिए गए 4 विकल्प रहते हैं, उसमें से चुनकर हमें वो कथन पुनः लिखना है, तभी हमें पूरा 1 मार्क्स मिलता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। अभी देखो, क्वेश्चन 1 बी में 5 के 5 मार्क्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। हमने कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन चॉइस किए और हर एक टॉपिक के कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो देखो, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण। पहला टॉपिक है ये गुरुत्वाकर्षण। पहला टॉपिक में पहला क्वेश्चन दिया है। देखो, गुरुत्व जनित त्वरण पिंड के मतलब डॉट 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 पर निर्भर नहीं होता। मतलब रिक्त स्थान भरना है, पिंड के बाद रिक्त स्थान है। गुरुत्व जनित त्वरण को पिंड के किस पर निर्भर नहीं होता। तो देखो, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द्रव्यमान, दूसरा दिया गया है भार, तीसरा क्षेत्रफल, चौथा वेग। अभी तो गुरुत्व जनित त्वरण है कि नहीं? त्वरण मतलब हमें पता है गुरुत्व जनित त्वरण ये पिंड के कौन से क्षेत्र पर निर्भर रहेगा, इसके बारे में जानकारी है। तो इसका सही आंसर रहेगा, वो देखो, गुरुत्व जनित त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। मतलब पिंड का जितना द्रव्यमान रहेगा उतना उसका गुरुत्व त्वरण नहीं होता। गुरुत्व त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत से मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 1 बी में जो पहला क्वेश्चन दिया जाता है, कैसा दिया जाएगा? गुरुत्व जनित त्वरण पिंड के डैश डैश पर निर्भर नहीं होता। और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन से? द्रव्यमान, भार, क्षेत्रफल तथा वेग। ये 4 ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें उसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखते समय क्या करना है? पहला दिया गया जो रिक्त स्थान है वो पूरा लिखना है, और रिक्त स्थान की जगह पे जो सही आंसर है, सही विकल्प चुना है हमने, वो लिखना है। और वो लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करो। यहाँ पे दिख रहा है पूरा गुरुत्व जनित त्वरण पिंड के द्रव्यमान जो उसका रिक्त स्थान है, सही विकल्प है, उसको हमने येलो कलर से लिखा है एक ना, पर निर्भर नहीं होता, उसको अंडरलाइन किया है, ताकि हमें तुरंत पता चले कि इसका आंसर कौन सा मिला है हमें। इस तरह पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एसआई इकाई भार की इकाई कौन सी है? हमारा डॉट डॉट है। मतलब एसआई में भार की इकाई कौन सी है? यहाँ पे बताया गया आंसर है। देखो कौन से है। ए में भार, बी में द्रव्यमान, सी में न्यूटन, और डी ऑप्शन दिया है डाइन, है कि नहीं? स्टैंडर्ड इकाई कौन सी है भार की, इसके बारे में जानना है तो हमें क्या दिया है? न्यूटन। एसआई में भार की इकाई न्यूटन है। तो देखो, इसी तरह से एसआई की एसआई में भार, भार मतलब वजन, वेट, और वेट की इकाई कौन सी होगी? तो न्यूटन, ये बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसमें से डॉट डॉट बल, मतलब रिक्त स्थान दिया है,
बल द्वारा पृथ्वी सभी पिंडों को अपने ओर आकर्षित करती है। मतलब ऐसा कौन सा बल है, उस बल द्वारा पृथ्वी सभी पिंडों को अपने ओर आकर्षित करी, एक ने ये दिया है। अभी देखो ये रिक्त स्थान भरने के लिए, यहाँ सही विकल्प चुनने के लिए हमें 4 विकल्प कौन से दिए, ये देखो। पहला है सूर्य, है कि नहीं? सूर्य का बल बोला जाएगा। या दूसरा ग्रह दिया है, तीसरा दिया है ऑप्शन भार, और चौथा बताया है गुरुत्व। थोड़ा सोचेंगे, एक नहीं, हम कौन से टॉपिक में देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, मतलब पृथ्वी क्या करते है, अपनी ओर कोई भी पिंड खींचती है, देख नहीं, मतलब उसको आकर्षित करती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही, तो देखो क्लिक करेंगे, बताएंगे हम यहाँ पे गुरुत्व। तो देखो गुरुत्व बल यह ऐसा है कि पृथ्वी पर ही होता है, और पृथ्वी पर गुरुत्व बल होने वाला जो क्या करता है, पृथ्वी के ओर सभी पिंडों को क्या करता है, अपने आकर्षित करता है। इस तरह गुरुत्व बल द्वारा पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये इसका ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ध्रुव पर पिंड का भार डॉट 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 होता है, मतलब ध्रुव पर पिंड का भार कितना होता होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन से लिखना है। तो इसमें से ध्रुव पर पिंड का भार देखना है, पृथ्वी पर दक्षिण तथा उत्तर ध्रुव बताए गए हैं, और वो दक्षिण उस ध्रुव पर कोई भी पिंड होगा, उस पिंड का भार कितना होता है या क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन 4 दे, देखो कौन से। पहला है एक होगा, दूसरा कौन सा बताए समान होगा, या पिंड पर कितना सर्वाधिक रहेगा भार, या कम रहेगा। पृथ्वी पर चारों ओर हम जाएंगे तो वहां पर हर एक जगह पे क्या होता है, पिंड का भार अलग हमें देखा जाता है, पर हमें 9.88 समान भार मानते हैं। तो देखो इसका आंसर कौन सा रहेगा, ध्रुव पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है, मतलब जहाँ पे ध्रुव है पृथ्वी का, उस ध्रुव पर पिंड का भार कैसा होता है, सर्वाधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सर्वाधिक। देखो सही विकल्प चुनकर उसको लिखना है, विकल्प लिखेंगे तभी क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना भूलना नहीं। तो देखो इस तरह ध्रुव पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया है कोई, देखो विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर, मतलब विषुववृत्त से हम ध्रुव की ओर जाएंगे पृथ्वी पे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः डॉट डॉट होता है, मतलब क्रमशः कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी लें। तो देखो ये रिक्त स्थान हमें दिया गया है, यहाँ पे उचित उसका विकल्प चुनना है। तो देखो इसमें से विकल्प दिए गए होंगे, कौन से विकल्प रहेंगे, देखो पहला दिया है ए विकल्प बढ़ता, दूसरा बताया है कम, बी, तीसरा बताया सी समान, या डी बताया एक समान। तो विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जाते समय या ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः कैसा होता है, या टिम्ब टिम्ब होता है, डॉट डॉट होता है, ये बताया है, एक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ बताया है विषुववृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो विषुववृत्त के, हमने इसके पहले भी देखा था कि विषुववृत्त पर क्या होता है, गुरुत्वीय बल ज्यादा होता है। वैसे ही विषुववृत्त से ध्रुव की ओर हम जाते हैं तो उसके वहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः कैसा होता है, बढ़ता है। इस तरह है। इस तरह इम्पोर्टेंट पहले टॉपिक में से 5 क्वेश्चन हमने देखे। पहले टॉपिक में से क्या है, क्वेश्चन 1 बी के 5 क्वेश्चन देखे। इस तरह आगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक जो है, उसमें से 5 क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है हमारा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। विज्ञान भाग 1 में पार्ट 2 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हमें क्वेश्चन 1 भी देखना है, सही विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश डैश में है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं कहाँ पे
है, ऐसा बताया है कि नहीं? मतलब आवर्त क्वेश्चन हमारा कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं डॉट डॉट मतलब रिक्त स्थान भरना में है। तो इसके हमें 4 विकल्प दिए गए होंगे। तो इसमें से एक चुनना है हमें। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी, है कि नहीं? आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो अधातु, धातु, अधातु, धातु सदृश ऐसे आवर्त सारणी में हमें क्या है? खंड बताए हैं। तो इसमें से कौन से खंड में होगा इसके बारे में हमें जानकार लेना है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं जो रहते हैं, ये अधातुएं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेन देन करते हैं। और जो धातु है ये कहाँ पे होंगे? तो इसका आंसर है देखो आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं पी खंड में होते हैं। क्या होते हैं? पी खंड में। इस तरह इसका ऑप्शन कौन सा है? खंड पी या पी खंड ए है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुएं कहाँ पे? पी खंड में है। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 इसका देखो। क्वेश्चन 2 भू क्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 है। एक नहीं मतलब भू क्षारीय मतलब क्या है? जिसमें क्षार होते हैं, ऐसे क्षार जिप्सम है, इसके धातुओं की संयोजकता कितनी है? 2 है। संयोजकता 2 मतलब क्या है? तो ए इलेक्ट्रॉन्स 2 ले भी सकता है, 2 दे भी सकता है, इस तरह है। तो देखो संयोजकता 2 है, तो अर्थात उनका आवर्ती सरणी में डॉट डॉट स्थान कहाँ पे है? एक ना आवर्त सरणी में स्थान डॉट डॉट में है। मतलब भू क्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 है, तो उसका आवर्त सरणी में स्थान कहाँ पे होगा? ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है समूह 2 में होगा, दूसरा बताया समूह 16 में होगा, तीसरा बताया आवर्त में 2 में होगा या डी खंड में होगा, है ना? तो देखो इसका सही विकल्प कौन सा रहेगा? तो भू क्षारीय धातुओं की संयोजकता 2 है, अर्थात उनका आवर्तिक सारणिक स्थान समूह 2 पे है। कहाँ पर है? समूह 2 पे है। इस तरह इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट तीसरा विकल्प देखते हैं इसमें देखो। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को डैश डैश वे समूह में स्थान दिया गया है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को कहाँ पे स्थान दिया गया है? ये पूछा है कि नहीं? तो देखो हैलोजन जो तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पे उसका स्थान है? इसके ऑप्शन दिए हैं देखो 15, 16, 17 तथा 18 इस समूह में स्थान दिया है। एक ने कितने समूह दिए हैं? 4 समूह। इस 4 समूह में कौन से समूह में स्थान दिया है? उसका ऑप्शन है तो देखो 17वें समूह। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को 17वें समूह में स्थान दिया गया है। मतलब हैलोजन कहाँ पे रहेगा? तो समूह 17 में, समूह 17 में हैलोजन है। इस तरह ये विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूलैंड के समय में टिम्बर तत्वों की खोज हुई थी। मतलब न्यूलैंड के समय में कितने तत्वों की खोज हुई? ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं? न्यूलैंड ने जब तत्व खोजने लगा तभी उसके समय में उसको कितने तत्व प्राप्त हुए? तो देखो इसमें ऑप्शन बताया है 56 पहला है, दूसरा है 65, तीसरा दिया है 63 और थर्ड थर्ड फोर्थ दिया है कौन सा? डी 36। इसमें से ल्यूनर के समय में हमें कितने 56 तत्वों की खोज हुई थी? कितने? 56। तो न्यूलैंड ने कितने 56 तत्वों को खोजा था? उनको 56 तत्वों की जानकारी मिली थी। इस तरह चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हम्म देखो डॉट डॉट का अर्थ है परमाणु केंद्र तथा बाह्यतम कवच की दूरी। मतलब इसका अर्थ क्या है? परमाणु केंद्र तथा बाह्यतम कवच की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु हमें पता है कि नहीं? परमाणु के अंदर केंद्र रहता है, केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, ये पता है हमें।
और उसके बाह्यतम कवच मतलब क्या है, बाह्यतम ऑर्बिट, है कि नहीं, या कवच, वहां तक जो दूरी नापी जाती है उस दूरी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। ये हमें विकल्प चुनने के लिए हमें चार विकल्प कौन से दिए, तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, तीसरा दिया है परमाणु द्रव्यमानक है या आवेश, है कि नहीं। तो परमाणु के नाभिक से या केंद्रक से उसके बाह्यतम दूरी तक जो नापते हैं, इसका आंसर क्या है, तो त्रिज्या। तो उसका सही विकल्प कौन सा है, परमाणु त्रिज्या। देखो, परमाणु त्रिज्या का अर्थ है कि परमाणु केंद्रक तथा बाह्यतम कवच की दूरी। सही विकल्प कौन सा मिला इसमें से, परमाणु त्रिज्या। इस तरह ये सही विकल्प है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा विकल्प ये हो गया, कोई पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें से जो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन 1 बी के क्वेश्चन है, ये देखे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पार्ट हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें हमें क्वेश्चन 1 बी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है। देखो, क्वेश्चन 1 बी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होंगे, तो दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर कथन को पुनः लिखो। मतलब दिए गए क्वेश्चन में हमें सही विकल्प चुनना है और वही कथन, वो विकल्प लिख के पुनः लिखना है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पहला क्वेश्चन आएगा, कौन सा, लोहे की किलो तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया डैश डैश क्रिया है। तो देखो, लोहे की किलो तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया कौन सी हो सकती है, यह अभिक्रिया कौन सी है, इसके हमें देखना है। तो लोहे की किला और कॉपर सल्फेट, ये मिलने के बाद कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोहे के किले डालेंगे तो क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेंगे। देखो, इसके विकल्प पहले हम देखते क्या हुआ है। तो देखो, पहला दिया है संयोग, दूसरा दिया है अपघटन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है युगल विस्थापन, है कि नहीं, ये बताया है। तो देखो, जब लोहे की कीले हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डालेंगे तो क्या होता है, तो लोहे के किले पर उसकी परत चढ़ जाती है। तो ये जो है, ये इसका आंसर क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। इस तरह लोहे की किला मतलब क्या है, Fe, और कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। इसमें क्या क्या FeSO4 ऐसा होकर कॉपर अलग हो जाएगा, Cu। इस तरह मतलब क्या है, लोहे की किलो तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चूने के पानी में डैश 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 गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया होता है। मतलब चूने के पानी में से कौन सा ऐसा गैस प्रवाहित करेंगे तो वो चूने का पानी कैसा रहेगा, दूधिया होता है। चूने के पानी में ऐसा कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी पूरा पूरा कैसा होता है, दूधिया होता है। इसके हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है H2, H2 ए गैस है। दूसरा दिया है CO2 गैस। तीसरा ऑप्शन दिया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथा दिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो चूने के पानी में जब हम कौन सा गैस प्रवाहित करते हैं तो वह दूधिया होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, देखो, यहाँ पे चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस प्रवाहित करेंगे तो वह चूने का पानी कैसा होता है, दूधिया। इसका मतलब चार में से कौन सा ऑप्शन है इसमें से, CO2। इस तरह इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक की होने वाली अभिक्रिया डॉट डॉट अभिक्रिया है। मतलब
जस्ते के साथ तनो हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया होगी, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछा गया है कि नहीं? जस्ते के धातु का टुकड़ा लिया, तो जस्ते के क्या किया, उसको तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ये देखना है कि नहीं? जस्ता मतलब जिंक, Zn प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है कि नहीं? तो क्या होता है, ZnCl, जिंक Cl, ये जिंक क्लोराइड, ये तैयार होता है। तो इसमें से ऑप्शन दिए कौन से, ये ऑप्शन हम देखते हैं। तो देखो पहला दिया है संयोग अभिक्रिया है, दूसरा अपघटन अभिक्रिया है, या तीसरा विस्थापन अभिक्रिया दी है, का चौथा विगल विस्थापन। देखो सही क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो सही यहाँ पे देखो, कौन सा है इसमें, विस्थापन, मतलब जस्ते पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर वो कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब जड़े ने जिंक प्लस HCl, इसमें से विस्थापित मतलब क्या है, क्लोरीन को क्या क्या है, जिंक के साथ जोड़ा है, मतलब उसको विस्थापित किया है। इस तरह जस्ते के साथ दोनों हाइड्रोक्लोरिक की होने वाली अभिक्रिया, यह विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापित करते हैं मतलब क्या है, उसकी जगह छोड़ के उस दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, इसको विस्थापित किया जाता है इसे। तो इस तरह जस्ते पर दोनों हाइड्रोक्लोरिक की होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के विलयन में उचित परिस्थिति में इष्ट मिश्रित करने पर डॉट डॉट यह तैयार होता है। मतलब क्या है, ग्लूकोज का विलयन किया है ना, शक्कर हमें पता है, तो उसका विलयन किया है, और ग्लूकोज के विलयन में तो उसके अंदर हमने ईस्ट डाला, तो उचित परिस्थिति में ईस्ट डालने पर हमें क्या तैयार होता है, ये हमें देखना है। तो देखो इसके विकल्प दिए गए हैं, संयोग, क्षरण, अल्कोहल या कार्बन, है कि नहीं? जब ग्लूकोज में ईस्ट डालेंगे तो क्या तैयार होता है, उचित परिस्थिति में। सही आंसर इसका ऑप्शन है, देखो कौन सा, ग्लूकोज के विलयन में उचित परिस्थिति में ईस्ट मिश्रित करने पर अल्कोहल तैयार होता है। क्या होता है, अल्कोहल, यह उसका सही विकल्प है, ठीक नहीं? तो इसमें ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में ग्लूकोज तथा ईस्ट की अभिक्रिया होकर क्या होता है, अल्कोहल तैयार होता है। इस तरह ग्लूकोज के विलयन में उचित परिस्थिति में ईस्ट मिश्रित करने पर अल्कोहल तैयार होता है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर, देखो अम्ल युक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का डैश 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 होता है। मतलब अम्लयुक्त पानी में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पानी का क्या होता है, या पानी में क्या बदलाव होता है, यह क्वेश्चन हमें यहाँ पे बताया है। तो अम्लयुक्त पानी में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करती है, अम्लयुक्त पानी मतलब इसमें एसिड है, पानी में अम्ल है, तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पानी का क्या होता है, ये देखना है। तो देखो चार विकल्प दिए हमें इसमें से। पहला विकल्प है संयोग, दूसरा क्षरण, तीसरा अल्कोहल, चौथा अपघटन। तो अम्लयुक्त पानी में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पानी के अंदर क्या होता है, ये ऑप्शन हमें चार में से देखना है कि संयोग है या क्षरण है, अल्कोहल है या अपघटन। तो देखो इसमें कौन सा मेन ऑप्शन है, इसमें सही विकल्प, अम्लयुक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का अपघटन होता है। पानी का क्या होता है, अपघटन, मतलब पानी में से घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह पानी का क्या होता है, अपघटन होता है। सही विकल्प कौन सा है इसमें से, अपघटन। इस तरह विकल्प लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, विद्युत के प्रवाह। और पार्ट 4 में से क्वेश्चन 1 बी में से आने वाले जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानकारी लेंगे।
तो पार्ट 4 में हमें क्या बताया, देखो दिए गए 1B क्वेश्चन कौन सा रहता है हमारा, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर कथन को पुनः लिखो। मतलब सही विकल्प चुनकर कथन को दोबारा पुनः लिखना है। तो पार्ट 4 में से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण को डॉट डॉट कहते हैं। मतलब रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे, विद्युत धारा निर्मित करने वाला कौन सा ऐसा उपकरण है, देखना है क्या उस उपकरण को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा निर्माण करते हैं ना, हमारे घर में लाइट चली गई तो हम कौन सा कैसे उपयोग करते हैं, का क्या यूज करते हैं उसके लिए, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पावर बचा करके रहते है कि नहीं। इसके ऑप्शन दिए गए, देखो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा दिया है अमीटर, तीसरा दिया है धारा मापी, और फोर्थ डी दिया है जनित्र या जनरेटर। तो देखो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो हम घर में क्या करते हैं, जनरेटर का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो विद्युत धारा निर्मित करने वाले उपकरण को हम जनित्र या जनरेटर कहते हैं। विद्युत धारा तैयार करने के लिए क्या करते हैं हम, जनित्र का उपयोग करते हैं या जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परिपथ में या परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण डैश डैश होता है। मतलब लघु परिपथ में, जब परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। इसका 4 ऑप्शन कौन से दिया है, देखो लघु परिपथ में क्या बताया है, विद्युत धारा का परिमाण एक तो बढ़ता है, या विद्युत धारा का परिणाम कम होता है, या स्थिर रहता है, या क्रमशः बढ़ता है। मतलब लघु परिपथ में क्या होता है, विद्युत प्रवाह ज्यादा हो सकता है, और विद्युत प्रवाह ज्यादा होता है तो विद्युत धारा का परिणाम भी क्या हो सकता है, तो बढ़ता है। तो लघु परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण बढ़ता है। सही विकल्प कौन सा है 4 में से इसका, तो बढ़ना। विद्युत धारा का परिमाण क्या है, बढ़ना है, ना स्थिर रहता है ना कम रहता है। परंतु लघु परिपथ में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा विद्युत प्रवाह निर्माण हो सकता है, इसीलिए वो विद्युत धारा का परिमाण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र डैश डैश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। मतलब हमें क्या बताया क्वेश्चन, विद्युत जनित्र यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतर कौन सी ऊर्जा से करता है। मतलब विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा से रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, एक नहीं। ऊर्जा क्या है, तो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो हमें विद्युत जनित्र से मिलने वाली ऊर्जा जो है वो ऊर्जा कौन से है, उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन बताए देखो इसमें, पहला है यांत्रिक, दूसरा बताए रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है भौतिक, या चौथा ऊष्मा है कि नहीं। तो विद्युत जनरेटर हम चलाते, मतलब विद्युत जनरेटर एक प्रकार का क्या है, एक यंत्र है कि नहीं। और वो यांत्रिक यंत्र से उसे का रूपांतर हम विद्युत ऊर्जा में करते हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा इसका, विद्युत जनित्रीय यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में। सही विकल्प कौन सा है इसका, यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता डैश डैश प्रति सेकंड है। मतलब भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता प्रति सेकंड कितनी है। मतलब भारत में विद्युत धारा का प्रति सेकंड में कितना इस्तेमाल किया जाता है, एक बताया गया है। देखो भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता प्रति सेकंड कितनी होगी, 4 ऑप्शन बताए। पहला दिया है
50 हर्ट्ज, दूसरा दिया है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज तीसरा दिया है, चौथा 20 हर्ट्ज। तो प्रति सेकंड में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता भारत के अंदर कितनी रहेगी, जो कितना इस्तेमाल किया सकता है? तो मेन इसका आंसर है, देखो क्या, भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड इतनी है। कितने हैं? 50 एच मतलब हर्ट्ज, ये बताया है। इस तरह सही विकल्प कौन सा है इसका? 50 एच मतलब 50 हर्ट्ज इतने प्रति सेकंड में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा भारत में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो कौन सा, अभी पाठ पांचवा पाठ है हमारा विज्ञान वन का ऊष्मा। अभी ऊष्मा इस टॉपिक में हमें क्वेश्चन वन बी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से है इसके बारे में जानकारी लेना। तो दिए गए सही विकल्प में से सही विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। क्वेश्चन पार्ट में ऊष्मा में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करना है ना, पानी का असंगत व्यवहार एक मेन पॉइंट है इसमें। तो देखो, ये पानी के साथ असंगत व्यवहार करते हैं, तो उसके साथ में किसका उपयोग किया जाता है देखना है। तो पानी का असंगत व्यवहार मतलब क्या है? तो पानी से वाष्प तैयार करना और वाष्प से पुनः पानी तैयार करना, है कि नहीं? इसको हम असंगत पानी के असंगत व्यवहार कहते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेन यहाँ पे ऑप्शन दिए है, कैलोरी मापी का, दूसरा दिया है जूल के उपकरण, तीसरा दिया है हॉब के उपकरण, चौथा दिया है थर्मास फ्लास्क, है कि नहीं? तो पानी का असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें सही आंसर किसका होगा इसमें? तो देखो, पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पानी को गर्म करना, फिर पानी का वाष्प तैयार होने के बाद फिर दोबारा पानी के बूंदे से क्या करना है? पानी मिलाना। इस तरह पानी का असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें होप के उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही विकल्प कौन सा इसमें से है? होप के उपकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 0 अंश सेल्सियस तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलाकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए कैलोरी ऊष्मा लगेगी। देखो, कितनी कैलोरी ऊष्मा लगेगी, डैश डैश दिया है। 0 अंश सेल्सियस तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलाकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए डैश डैश कैलोरी ऊष्मा लगेगी। मतलब 1 ग्राम बर्फ ली, उसका तापमान कितना है? 0 अंश सेल्सियस। और उसी तापमान पर उसको पिघलाने के लिए 1 ग्राम पानी तैयार होगा पिघला के, है ना? तो उसमें से कितनी कैलोरी ऊष्मा लगी उसको तैयार करने के लिए? इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, देखो, 80 कैलोरी दिया है, 800 कैलोरी दिया है, 540 कैलोरी दिया है, या 54 कैलोरी दिया है। तो देखो, इसमें से मेन ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 ग्राम बर्फ पिघलाकर 1 ग्राम पानी तैयार करने के लिए हमें कितनी कैलोरी ऊष्मा लगी? देखो, इसमें क्वेश्चन का आंसर कितना है? 0 अंश या सेल्सियस तापमान वाली 1 ग्राम बर्फ पिघलाकर उसी तापमान का 1 ग्राम पानी तैयार होने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा लगेगी। कितनी? 80 कैलोरी ऊष्मा लगेगी। 80 ग्राम कैलोरी क्या होगी? ऊष्मा लगेगी। ये इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा टिम्ब टिम्ब है, डॉट डॉट है। मतलब पानी के वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा डॉट डॉट है कि नहीं? पानी का वाष्प कैसा है? थोड़ा सा गर्म ऊष्मा सहायक रहता है, तो उसका
उसकी ऊष्मा क्या है, ये हमें देखना है। 4 ऑप्शन कौन से देखो, कितनी ऊष्मा होगी उसमें? तो 80 कैलोरी पर ग्राम, 800 कैलोरी पर ग्राम, 500 40 कैलोरी पर ग्राम या 54 कैलोरी पर ग्राम। इसका मेन आंसर कौन सा होगा? विकल्प सही देखो। तो पानी की वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, पानी के वाष्प के अंदर ऊष्मा रहती है, ऊष्मा कितने होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में कितनी कैलोरी रहेगी? 540 कैलोरी। इतने पानी के वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। डैश 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 तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। डैश डैश मतलब है रिक्त स्थान में भरना है वहां पे। तो देखो, कौन से तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? महत्तम मतलब ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 4, देखो कौन से। 0 सेल्सियस तापमान पर होगा, या 4 अंश सेल्सियस तापमान पर होगा, या -4 गया होगा तो, या 100 अंश सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है कि नहीं? तो पानी का घनत्व मतलब क्या होगा? इसका मेन आंसर देखो, तो 4 अंश सेल्सियस मतलब पानी जब क्या होता है, वो घनत्व, पानी का घनत्व मतलब क्या है? तो पानी का ठोस बनना, बर्फ तैयार होना, वह कौन से तापमान पर होता है? तो 4 अंश सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व क्या होता है? महत्तम। महत्तम पर मतलब क्या है? ज्यादा होता है। महत्तम मतलब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसमें। 5 kg, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। 1 kg मतलब 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 अंश सेल्सियस से 15.5 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए डैश 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 ऊष्मा लगती है। मतलब 1 kg पानी का तापमान वो 14.5 अंश सेल्सियस से 15.5 अंश सेल्सियस तक बढ़ाना है कि नहीं? इसके लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन बताए देखो, 4180 जूल, 1 किलो जूल, या 1 कैलोरी, या 4180 कैलोरी। है ना? 1 kg पानी का तापमान हम 15.4 से 15.5 अंश सेल्सियस इतना हमें बढ़ाना है, उसमें ऊष्मा कितनी लगेगी? तो ये 4 ऑप्शन में मेन ऑप्शन कौन सा रहेगा देखो इसमें। तो 1 kg पानी का तापमान 14.5 अंश सेल्सियस से 15.5 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 4180 कैलोरी ऊष्मा लगती है। मतलब 1 kg पानी का तापमान में से 14.5 से 15.5 इतना तापमान बढ़ाना है हमें, है कि नहीं? इसके लिए 4180 कैलोरी ऊष्मा लगती है। मेन विकल्प कौन सा इसमें से? सही विकल्प 4180 कैलोरी, ये सही विकल्प है। ठीक है। तो पार्ट 6 प्रकाश का अपवर्तन। अभी 6 पार्ट में से क्वेश्चन 1 बी में हमें कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो देखो, सही विकल्प चुनकर प्रश्न का आंसर लिखना है हमें। इसमें पहला दिया है, जल की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल डैश डैश होती है। मतलब जल की अपेक्षा में से कांच में प्रकाश परिवर्तन कैसा होता है, ये हमें पूछा गया है। जल की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल डॉट 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 होती है। देखो, 4 विकल्प इसके बारे में बताया हमें। पहला है कौन सी उसकी चाल कम होगी, दूसरा विकल्प बताए अधिक, तीसरा विकल्प बताए समान होगी, या चौथा बताए परावर्त, है कि नहीं? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा रहेगा? तो मैं उसका आंसर बता आपको देखो, जल की अपेक्षा कांच में से प्रकाश की चाल कम होती है कि नहीं? जल में क्या होता है, प्रकाश परावर्तित जल्दी होता है, और कांच में से थोड़ा कम होता है कि नहीं? जल की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कैसी होती है? कम होती है, ये बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखो, प्रकाश की श्वेत किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो डॉट 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 रंग किरण का विचलन कम होता है। मतलब हम जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं, श्वेत प्रकाश किरण, तब उसमें कौन सा ऐसा रंग है
उसका विचलन आगे क्या होता है, कम होता है। तो हमें इसमें से 4 ऑप्शन कौन से बताए, देखो नीले किरण होंगे, या लाल रंग की किरण, या पीले रंग के, या हरे रंग के, है कि नहीं। इसमें से जब हम प्रिज्म द्वारा तैयार होने वाले, या प्रिज्म द्वारा पवर्तन होने वाले जो प्रकाश किरण है, उसमें से हमें कौन सा, तो देखो सही आंसर कौन सा रहेगा, प्रकाश की श्वेत किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो लाल रंग के किरण विचलन कम होता है। तो देखो कौन से, तो लाल रंग के किरण होते हैं, उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के उसके घटक रंगों के पृथक्करण की परिघटना को प्रकाश का डॉट 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 कहते हैं। मतलब देखो इसमें 4 ऑप्शन कौन से दिए हैं, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन। तो प्रकाश के उसके घटक रंगों के पृथक्करण की परिघटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। मतलब प्रकाश के उसके घटक रंग जो रहते हैं उसमें पृथक्करण की परिघटना होती है, उसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सही विकल्प कौन सा है इसमें से, तो प्रकाश के रंग का पृथक्करण की परिघटना जो है उसमें क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट चौथा देखो क्वेश्चन कौन सा है, बेंजीन की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल टिम्ब टिम्ब होते हैं, मतलब डॉट डॉट होती है। देखो बेंजीन की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है या कैसे होते हैं, ये हमें पूछा। पहला ऑप्शन दिया है अधिक, दूसरा दिया है कम, तीसरा दिया है संचरण, या चौथा दिया है घटित। तो देखो सही इसमें क्या है, तो बेंजीन की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है कि नहीं। बेंजीन एक द्रव है कि नहीं, पर ये जल से क्या है, उसके अणु कैसे होते हैं, बेंजीन के पास पास में होते हैं। इसी के तरह जब हम बेंजीन की अपेक्षा जल में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। सही विकल्प कौन सा इसमें, अधिक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, डॉट 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 का निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम होता है, मतलब किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम, महत्तम मतलब क्या है, ज्यादा होता है। इसमें देखो क्या बताए, क्राउन कर्च, हीरे, माणिक्य, माणिक मोती रहते हो, इसके बाद लोह, है कि नहीं। तो किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम होता है, ज्यादा होता है, तो सही विकल्प कौन सा है, हीरे। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक महत्तम होता है, महत्तम इसका मतलब क्या है, ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। इसी तरह है। तो देखो इसी तरह हमने विज्ञान भाग 1 में से 1 से लेकर 6 टॉपिक तक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन में बी, क्वेश्चन फर्स्ट बी दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना है, वो रिक्त स्थान भर के पूरा वो लाइन लिखना है। इसके बारे में हमने जानकारी ली। हेलो, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ अभी बच्चों को कुछ पूछना है क्या, क्वेश्चन है तो पूछो। हेलो। बच्चों आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न अगर आपका है, आज जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। किसको दिक्कत है, कोई पूछ सकना है तो पूछ सकते हो। हैंड रेस कीजिए अगर जिसको भी पूछना है। पूछना है हैंड रेस करो। नहीं पूछना है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। किसी को डाउट नहीं है, हेलो, हेलो। हाँ कोमल गुप्ता पूछिए। हाँ कोमल पूछिए, कोमल। हेलो। हाँ पूछ सकते हो, हाँ पूछो।
हाँ बोलो, कोमल गुप्ता। हाँ कोमल गुप्ता, माइक जो है वो अनम्यूट करके आप पूछो, क्या पूछना है। माइक अनम्यूट करो, हाँ पूछो। कोमल गुप्ता अपना माइक अनम्यूट करो, हाँ पूछो। हेलो। हेलो सर। हाँ पूछो, क्या डाउट है? सेकंड चैप्टर रिपीट करना है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ सेकंड चैप्टर सर। आवाज आपकी थोड़ा सा। हाँ क्या पूछ रहे हो कोमल, जोर से पूछो जरा। कोमल, जो पूछना है थोड़ा जोर से पूछिए, सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। नेटवर्क काउंट का। अच्छा ओके, बाकी अब किसी का हैंड रेज़ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहे, हाँ सर जी। ठीक है सर, हम मीटिंग क्लोज करते हैं। Oh, thank you. Best of luck, all of you students.